दोस्तों, मैं हूँ आज मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। मौर्य महल के रखवालों को अंधेरी रात में इन सायों की असामान्य हरकतों का आभास हुआ और वो लोग बाहर निकले। अगर तुम्हें मौर्य अर्जुना जी से मिलना है तो सुबह वापस आना। मौर्य महल के द्वार मेहमानों के लिए रात में बंद होते हैं। सफेद बाल वाले चाचा रामू ने कहा। उनके हाथ उनके पीठ के पीछे थे और उनकी नजरों में दृढ़ता झलक रही थी। उनके पीछे 15 निष्ठावान और साहसी सैनिक मौर्य महल में जाने के रास्ते को बंद किए हुए खड़े थे। हम यहाँ पर किसी से मिलने मिलाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर मौर्य महल के निवासियों को मार डालने आए हैं, एक काले साय ने शैतान की तरह हंसते हुए कहा। ये सुनकर रामू चाचा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उनकी आंखों में चमक किसी खूंखार हत्यारे जैसी थी। ठीक है, फिर मैं भी अपनी तमीज भूल जाऊंगा। मौर्य महल के घुसपैठियों को सिर्फ और सिर्फ मौत ही नसीब होगी, रामू चाचा ने गुस्से से बोला। इतनी ही देर में रामू चाचा और उनके 15 सैनिक उन काले सायों के साथ लड़ने लग गए। एक तरफ काले रंग के साय थे और दूसरी तरफ मौर्य महल के हल्के रंग के कपड़े पहने हुए सैनिक। अंधेरी रात की शांति टूट चुकी थी और अब बस खून और मौत की बदबू आ रही थी। दो साय जल्दी से पीछे के रास्ते से मौर्य महल में घुस गए। रास्ते में उन्होंने मौर्य महल के 2 सैनिकों को मार डाला था और उनकी तलवारों में से अभी भी उन सैनिकों का खून टपक रहा था। वो 2 साय पीछे वाले बगीचे में पहुंचे। बगीचे में जड़ी बूटियों की मीठी खुशबू फैली हुई थी और कमल के तालाब में हवा के कारण छोटी छोटी लहरें बन रही थी। अंधेरी रात में कुछ सायों की टोली आई और उनके हाथ में तलवारें थी। उन तलवारों में से खून टपक रहा था। देविका मौर्य को आराम करते वक्त परेशान करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, किसी मोहक आवाज ने सायों के पीछे से कहा। ये मोहक आवाज सुनकर सायों की टोली चौंक गई। एक लंबा पतला इंसान धीरे से बाहर निकला और चांद की रोशनी के नीचे आ खड़ा हुआ। वो इंसान अत्यंत खूबसूरत था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। सूर्यांश ने उन सायों की टोली को देखा। जैसे ही सूर्यांश ने उनकी तलवारों पर से टपकते खून को देखा, उसकी आंखों में गुस्सा छा गया। देविका के बगीचे को गंदा करना एक गुनाह है और इस गुनाह के लिए तुम लोग मारे जाओगे, सूर्यांश ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान को देखकर कोई भी आसानी से डर सकता था। चांद की रोशनी के नीचे उन सायों की टोली ने सूर्यांश को देखा और इतने डर गए कि पूछो ही मत। सूर्यांश की नजरों को देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। शैतान, ये कितनी बुरी बात है। मैं सिर्फ एक शैतान कैसे हो सकता हूँ, सूर्यांश ने बोला। उसकी आंखों में गुस्सा झलका और एक ही सेकंड में सूर्यांश ने कुछ हरकतें की और बगीचा एक बार फिर एकदम शांत हो गया और लाल रंग के खून की बारिश हो गई। उसी समय देविका ने उठकर दरवाजा खोला। वो अभी भी आधी नींद में थी। उस खून की बारिश के बीचों बीच एक खूबसूरत सा सूर्यांश खड़ा हुआ था। वो जरा भी हिल नहीं रहा था। उसने हंसते हुए देविका की ओर देखा। उसकी आंखों में बेरहम विनाश दिखाई दे रहा था और उसकी हंसी में शैतानी और पागलपंती झलक रही थी। ये दृश्य देविका कभी नहीं भूल सकती थी। ये दृश्य बहुत ही सुंदर था। एक वक्त वो अच्छा भी था पर उसी समय एकदम डरावना भी। खून की बारिश के साथ एक घुटन वाली बदबू आने लगी। देविका मौर्य ने आसपास पड़ी हुई सारी लाशों को देखा और उसकी आंखें शांत थी। ये काफी अजीब था। माफ करना, मैंने तुम्हें उठा दिया देविका, सूर्यांश ने देविका से माफी मांगते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। उसके सारे कपड़े खून में सोखे हुए थे। अगर तुम मुझे इस हालत में नहीं देखती तो कितना अच्छा होता। सामने के बगीचे में से आवाजें सुनकर देविका ने अपनी आंखें छोटी कर दी थी। उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। मालकिन, कुछ तो चल रहा है, काली बिल्ली ने परेशानी से कहा। ये सब इस महाराज का किया धरा है, देविका ने गुस्से से कहा। सूर्यांश? सूर्यांश ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। उन्हें मार डालो, जैसी तुम्हारी इच्छा, सूर्यांश मुस्कुराया और अचानक से वहाँ से गायब हो गया। मालकिन, आपके चाचा जी, काली बिल्ली ने घबरा कर कहा। एक ही झटके में देविका ने काली बिल्ली को फेंका और वो जल्दी से बड़े और आलीशान काले चीते में बदल गई। देविका कूदकर काले चीते की पीठ पर बैठी और उसकी आंखों में क्रोध दिखाई दे रहा था। चलो! वो भयंकर काला चीता तेजी से गौरव मौर्य की ओर भागा। पूरे मौर्य महल में मौत का साया मंडरा रहा था। गौरव मौर्य अपनी बैसाखी के सहारे खड़े थे और उन 5 आदमियों को देख रहे थे जो उनके कमरे में अचानक से आ पहुंचे थे। उनके हाथ में एक तलवार थी और उस तलवार में से खून उनकी बैसाखी पर टपक रहा था। ये खून उन 5 लाशों का था और अब और लोग उनकी तरफ बढ़ रहे थे। गौरव मौर्य जी, आप अभी भी उतने ही काबिल हैं जितने पहले थे, पर आप अपनी इस हालत में जीत भी सकते हैं या फिर नहीं, एक काले साय ने गौरव मौर्य को कहा। वो लोग इस बात से वाकिफ थे कि मौर्य खानदान काफी काबिल था। अगर गौरव मौर्य अपाहिज नहीं होते तो वो अकेले ही सारे लोगों को हरा सकते थे, पर अब वो एक अपाहिज थे और उन सारे लोगों को हराना उनके बस की बात नहीं थी। गौरव मौर्य ने उन लोगों को गुस्से भरी आंखों से देखा जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि वो उन सबको मार डालना चाहते थे। इन लोगों ने काफी समय से इस हमले की तैयारी की हुई थी क्योंकि उन्होंने सबसे सही वक्त पर मौर्य महल पर हमला किया था। मौर्य महल की रक्षा करने वाले ज्यादातर सैनिक शहर के बाहर थे और जो बचे कुचे सैनिक मौर्य महल की रक्षा कर भी रहे थे
उन्हें इन दुश्मनों के साथ लड़ाई करने में दिक्कत हो रही थी। तुम मौर्य महल में इतना अशिष्ट व्यवहार कर रहे हो, शायद तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही काबिल समझते हो, गौरव मौर्य ने गुस्से से कहा। उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं थी, बल्कि उन्हें देविका और मौर्य अर्जुना की जान की ज्यादा फिक्र थी। मौर्य अर्जुना को शहर छोड़ने पर मजबूर किया गया था और अब इन आदमियों ने मौर्य महल पर हमला बोल दिया था। पूरे समय ये लोग मौर्य महल के खिलाफ ही साजिश कर रहे थे। गौरव मौर्य को इस बात की फिक्र थी कि मौर्य अर्जुना और देविका सही सलामत थे या फिर नहीं। देविका के पास कोई संबंधी आत्मा नहीं थी और उसने अपनी आत्मिक शक्ति को तैयार नहीं किया था। अगर उन आदमियों ने उसे ढूंढ लिया तो वो उनके खिलाफ बच नहीं पाएगी। गौरव मौर्य आप बड़े ही शक्ति और ताकत के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत कम सैनिक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हारने वाले हैं। कुछ लोग महल के सामने आपकी प्यारी देविका मौर्य के साथ लड़ रहे हैं। अब तक तो शायद वो मर भी चुकी होगी। आज की रात मौर्य महल का अंत निश्चित है। अपनी हार को स्वीकार लो, मैं तुम्हें बिना किसी दर्द के खत्म कर दूंगा, उस आदमी ने कहा। अचानक से कहीं से रोशनी आई और इससे पहले कि वो आदमी कुछ कर सके, वो वहीं के वहीं गिर गया। गौरव मौर्य उन आदमियों से घिरे हुए थे, पर फिर भी वो एकदम जिद्दी थे। उन्होंने अपनी तलवार पकड़ी और उनकी आंखों में अब और भी गुस्सा दिखाई दे रहा था। मौर्य महल के घुसपैठियों को मारा जाएगा। एक ही झटके में गौरव मौर्य के हाथ में जो तलवार थी वो उन लोगों को मारने लगी। रात की चांदनी की रोशनी उस तलवार पर झलक रही थी। गौरव मौर्य की निडरता को देखकर उन लोगों को ऐसा लग रहा था मानो उनके पैर जमीन में गड़े हुए थे और उन्हें वहाँ से भागने का कोई समय ही नहीं मिला हो। सारे लोग अचंभित होकर गौरव मौर्य को वहीं खड़े रहकर देखने लगे। उन्होंने अभी ही एक झटके में अपनी तलवार से सारे लोगों को मार डाला था। गौरव मौर्य अपाहिज नहीं था, वो अभी पहले से भी ज्यादा तेज हो चुके थे। वो लोग बस खड़े होकर अपने साथियों को मरता हुआ देख रहे थे। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। धीरे धीरे उनके दिल में डर पैदा हो रहा था। सफेद उल्लू, गौरव मौर्य जोर से चिल्लाए। जैसे ही उन्होंने चिल्लाया, उनकी उंगली की अंगूठी से एक बड़ा सा सफेद रंग का उल्लू प्रकट हुआ और फिर जोर से चीख कर दुश्मनों पर उसने हमला किया। गौरव मौर्य की संबंधी आत्मा एक सफेद उल्लू था। ये सबसे ताकतवर संबंधी आत्माओं में से 7वें नंबर पर था। जब लोगों को पता चला कि गौरव मौर्य की संबंधी आत्मा एक सफेद उल्लू है, तो सबके दिलों में डर सा बस गया था। गौरव मौर्य ने सालों से ये सफेद उल्लू को लोगों से छिपा कर रखा था। क्या पता वो उसका अस्तित्व भी भूल चुका था। उस सफेद उल्लू ने अपने एकदम बड़े पैमाने खोले और सीधा दुश्मन पर हमला किया। गौरव मौर्य के पैर, वो ऐसे कैसे हिल सकते थे? एक साय ने गुस्से में कहा। गौरव मौर्य की तलवारबाजी की कला देखकर सारे लोग पीछे हट गए और अभी उन्हीं लोगों पर सफेद उल्लू बिना कुछ सोचे समझे हमला कर रहा था। उन लोगों में से अब कुछ ही लोग उधर खड़े थे, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग उस जगह की हालत देखकर वहां से भाग गए थे। उनमें से एक दुश्मन चिल्लाया और ये सुनकर बाकी की टोली भी भाग गई। वहां पर बड़ा काला चीता उस दुश्मन को उसकी गर्दन से पकड़े हुए था और उसमें से खून बह रहा था। उस काले चीते ने दुश्मन की गर्दन तोड़ दी थी। तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा, उस काले चीते पर बैठी हुई एक खूबसूरत सी लड़की ने बोला। देविका उन दुश्मनों को गुस्से से और बेरहमी से देखते हुए बोली। ये सुनकर काला चीता दुश्मनों पर कूदकर वार करने लगा। अब दुश्मनों पर एकदम तेज गौरव मौर्य, शातिर सफेद उल्लू और बेरहम काला चीता साथ मिलकर हमला कर रहे थे। दुश्मनों की सारी टोली ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा था कि उन पर हमला आखिरकार कौन कर रहा था। मौर्य महल तो समाप्ति के नजदीक आ गया था कि अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो गया। पलक झपकते ही 100 लोगों को मारा गया था। जमीन पर लाशें पड़ी हुई थी और वातावरण में खून की बदबू फैली हुई थी। देविका, क्या तुम ठीक हो? गौरव मौर्य ने दुश्मनों को हराकर पूछा। सफेद उल्लू नीचे आया और देविका को देखने लगा। मैं ठीक हूँ चाचा जी, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? देविका ने गौरव मौर्य से पूछा। ये बेकार लोग कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, पर मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि मेरा कुछ तिरस्कार हुआ है, गौरव मौर्य ने उस काले चीते को इशारा करते हुए कहा। और ये कौन है? वो काला चीता बड़ा ताकतवर और शक्तिशाली था। उस काले चीते में से बिल्ली की आवाज आई। ये मेरी काली बिल्ली है, आपने इसे देखा है? देविका मौर्य ने गौरव मौर्य को समझाया। गौरव मौर्य को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो काला चीता असलियत में देविका की छोटी काली बिल्ली थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी यही तक। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।